नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सूबा सिंध बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान की सियासत में एक तब्दीली आई है। वो तब्दीली इस तरह से है कि कायम अली शाह साहब के रिज़ाइन करने के बाद आज सिंध के ऐवान ने, वहाँ की प्रोविंशियल असम्बली ने सैयद मुराद अली शाह साहब को नया चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया है। बहुत ही जोश व खरोश में 88 वोट उन्होंने लिए हैं 167 के ऐवान में, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने और PMLF जो हैं उन्होंने उसका बाइकआउट किया है। तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनी थे उन्हें महज 3 वोट मिले हैं। यूँ एक लिहाज से चेहरों का पाकिस्तान की सियासत में शख्सियात का जो एक जमूद और एक तसलसल का जमूद चला आ रहा था 2013 के इलेक्शन के बाद से, उसमें आज एक काबिल ज़िक्र तब्दीली आई है। सैयद मुराद अली शाह साहब का जो बैकग्राउंड है वो भी दिलचस्प है, वो भी काबिल ज़िक्र है। अब्दुल्ला शाह जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे 1993-96 के दरमियान, उनके साहिबजादे हैं। ये वही अब्दुल्ला शाह हैं जिनके ज़माने में दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के अंदर एक नॉन मिलिट्री पुलिसिंग ऑपरेशन किया था, जिसे जनरल बाबर ने लीड किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में। और कहा जाता है कि सैयद अब्दुल्ला शाह जो हैं उनसे शदीद चपकलश थी, उनकी मुखालफत करते रहे, उन्हें नापसंद करते थे आसिफ अली जरदारी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब मुराद अली शाह साहब को बहुत पसंद करते हैं, बड़ी चाहत है। मुराद अली शाह साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक गैर रवायती सियासतदान हैं। उन्होंने अपनी सियासत या अपने कैरियर का आगाज़ सड़क गली मोहल्ले की सियासत से नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक प्रोफेशनल कैरियरिस्ट की हैसियत से किया है। ND यूनिवर्सिटी से तालीम पाने के बाद उन्होंने वापडा में मुलाजमत की, फिशर हार्बरीज में भी रहे एक इंजीनियर की हैसियत से, और फिर अमेरिका की बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में। कनाडा में रहे हैं, कैनेडियन सिटीजनशिप भी उनके पास थी, जिससे उन्होंने सियासत में आने के लिए बाद में सरेंडर किया है। जो सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिनके बारे में हम जानते हैं कि कायम अली शाह साईं जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ज़रूर थे 8 बरस के लिए, लेकिन कायम अली शाह अक्सर फैसले नहीं करते थे, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब या उनका जो एक ग्रुप है या उनकी जो हमशीरा हैं जनाब फरियाल तालपुर साहिबा, इल्ज़ाम ये है कि बहुत से फैसले जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं सिविल सर्वेंट्स की, पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो भी फैसले हैं सूबा सिंध के, वो सिंध से बाहर से होते रहे हैं। कभी दुबई से होते रहे हैं, कभी लंदन से होते रहे हैं। तो मुराद अली शाह साहब जिनकी एक रेपुटेशन है एफिशिएंसी की, इफेक्टिवनेस की, इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सिंध के वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो किस हद तक ये अपने फैसले अपने डिसीजन जो हैं वो खुद से कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, ये डेवलपमेंट को किस हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। और फिर ये कि चूँकि इन्हें एक निस्बतन नौजवान सियासतदान माना जाता है, जो सिंध की पुरानी रूलिंग एलीट हैं, जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, उनसे इनके रिलेशनशिप जो हैं वो किस हद तक होंगे, ये कुछ कर भी पाएंगे नहीं। और फिर ये कि रेंजर्स के मामले में जहाँ समझा गया कि कायम अली शाह साहब जो हैं वो बड़े एमिएबल थे, ये कमज़ोर थे, या आसिफ अली जरदारी साहब की मंशा से रेंजर्स के मसले को इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं कर सके या सेंटर से डील नहीं कर सके, वहाँ मुराद अली शाह साहब क्या कर पाएंगे। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। और इन तमाम सवालात के साथ मैंने बड़े एक सीनियर सियासतदान को, सिंधी की सियासत के जनाब लियाकत जदोई साहब को, जो अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 1997-98 में, और जिनका ये ख्याल है कि मुराद अली शाह साहब की जो अपॉइंटमेंट है ये गलत बुनियादों पर हुई है, वो उनके क्रिटिक हैं, उनसे हम बात करते हैं। जनाब लियाकत जदोई साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच मुईद पीरज़ादा साहब, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। जदोई साहब, हमने आपका एक बयान देखा जो तमाम अखबारात में छपा है बड़े सुर्खियों के साथ। आपने कहा कि मैं मूवमेंट चलाऊंगा अगर मुराद अली शाह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। वो चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं, मूवमेंट क्या चलाएंगे आप, क्या वजूहात हैं? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कायम अली शाह की गवर्नमेंट 8 साल तक चली, फिर बड़ा वार्म वेलकम करके उनको रुखसत किया गया, तो मुझे बताएं फिर उनकी गवर्नमेंट को क्यों आपने ख़त्म किया, क्यों रिजॉल्व किया? और अगर आपने किया तो फिर लेके आए फाइनेंस मिनिस्टर को जो नाअहल और करप्ट तरीन उनकी काबीना में वजीर हैं। मैं तो ये आपसे कहता हूं कि पहले तो ये मुझे बता दें कि दुबई में बैठ के फैसले किस कानून और दस्तूर की तहत। अच्छा सर, ये ऐसा है कि ये तो आपने एक इल्जाम लगा दिया कि वो नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, ये करप्ट हैं, इस तरह तो लोग हमारे यहाँ सियासत में तमाम लोगों पे ये इल्जाम है, किसी पे कोई ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान की सियासत में जिस पे ये इल्जाम दूसरे लोग उसके मुखालिफिन नहीं लगाते। मेरी बात सुने, मेरी बात आप सारी पीरज़ादा साहब अगर आप सुन लेंगे तो फिर मैं बात भी कर सकूंगा, आपको सारी चीज़ें भी बता सकूंगा, आपको वही निशानदही भी करूंगा उन चीज़ों की। मैंने आज तक गलत स्टेटमेंट नहीं दिया और खुदा का शुक्र है 500 गज के घर में रहता हूं, अभी भी उसी घर में रहता हूं। फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, वाटर एंड पावर का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, एक रात भी
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں گزاری, 1 انچ زمین کسی کو الاٹ نہیں کی پیرزادہ صاحب, آئی ایم آن ریکارڈ, چھان بین کر لیں جناب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری بات آپ سنیں جی گے بتائیے نا, اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے, بتائیے. تو مجھے اگر تھوڑا سا سنیں گے تو دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 8 سال سے وزیر خزانہ رہا ہے اور سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا تھا, ان کی ڈیول نیشنلٹی تھی, پھر پتہ نہیں کس طرح سے مینیج کر کے یہ دوبارہ جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی انہوں نے سرنڈر کر دی نا سر, وہ ڈوئل نیشنلٹی انہوں نے چھوڑ دی, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, وہ تو چھوڑ دی انہوں نے. دیکھیں میری بات سنیں, بات تو سنیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی الیکشن کمیشن نشاندہی کرے نا, ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے چھوڑی بھی ہے یا نہیں چھوڑی ہے, لیکن ڈیول نیشنلٹی کیوں تھی؟ پاکستان سے وفاداری نہیں تھی اور اس لیے ان کو آنا بھی نہیں تھا, اس لیے ڈیول نیشنلٹی تھی. بہرحال 8 سال سے وہ وزیر خزانہ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ 8 سال میں سندھ کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹی ایم او 7 ایک رقبہ ہے, تحصیل ہے, اس میں میرا خیال ہے 15 سے 20 ارب روپیہ 8 سال میں گیا ہے. قلندر شہباز کی وہ نگری کہلاتی ہے, عرس لگتا ہے ہر سال تو لوگ پانی پیسوں سے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں کا ٹی ایم او اریسٹ ہوا, شاہانی, ان کے نام لیے اس نے, اس کے فرنٹ مین کے, مراد علی شاہ کے, اور اس کا جو حاجن شاہ ہے, راہ پوٹرو ہے, سکندر, ان کے نام لیے کہ جی یہ مجھ سے پیسے لیتے تھے. اس کے بعد پھر دوسری بات تو سن لیں کہ 2.5 ارب روپیہ یہ ہر مہینے ٹرانسفر کرتا ہے آصف زرداری صاحب کو منی لانڈرنگ کے لیے. جتوئی صاحب یہ تو ایک الزام ہے نا ٹیلی ویژن پلیٹ فارم میں, آپ کہہ رہے ہیں 2.5 ارب, آپ کیسے پتا ہے کہ کرتے ہیں نہیں کرتے, کہ کون کرتا ہے, یہ تو ایک الزام ہے. مطلب اس سے تو میں اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو تحریری طور پہ, کہیں آپ اس کو لکھ کے دیں تب کہیں پتہ چلتا ہے, یہ تو بنا. لیکن یہ بتائیے, چلے میں تھوڑا سا میں ایک اور آپ سے دلچسپ سوال پوچھتا ہوں. دیکھیں ہمارا تو تاثر یہ ہے کہ ایک ینگر جنریشن کا پولیٹیشین جو ہے جس کی, میری بات سن لیں, جی میری بات سن لیں گے تو آپ نتیجے پہ پہنچیں گے. مجھے بولنے دیں, اگر اس کے بعد پھر آپ سوال جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, لیکن اگر بات بیچ میں کاٹ دیں گے تو پھر تو میں کیا آپ کو موقوف بیان کر سکوں گا. جناب بتائیے. جتوئی صاحب میرا ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ جب اس کو پورا پاکستان دیکھتا ہے اسلام آباد سے بیٹھ کے کہ ایک ینگر جنریشن پولیٹیشن ہے, عمر کم ہے, یہاں سے پڑھے ہیں, باہر سے پڑھے ہیں, کیریئرسٹ ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, تو ایک تبدیلی ہے, ایک چہرہ بدل گیا ہے, ایک کیریکٹر اور پرسنالٹی بدل گئی ہے, آپ اس کو پازیٹیو نہیں سمجھ رہے. بات سنیں, یہ 8 سال چہرہ سندھ کے اندر مسلط تھا. اس نے سکھ یونٹس کے جو 2 ارب روپے تھے وہ اومنی گروپ آصف زرداری کی شوگر مل کو دیا. اس میٹر آف ریکارڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. 6 ارب روپیہ سبسڈی دی گئی تھی گروورز کو, شوگر کین کی پرائس کم دی گئی تھی سندھ میں, باقی سب صوبوں میں 170 تھی یا 150 تھی. وہ 6 ارب روپیہ ابھی تک گروورز کو نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ بوگس اسکیموں کے تحت خربہ روپیہ باہر نکل گیا ہے. اگر میری بات غلط ہے تو FIA نیب چھاپا لگائے, فائنینس ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ لے آئے, اس کے بعد اگر میری بات غلط ہے تو میں معافی مانگ لوں گا. اگر صحیح ہے تو پھر اس طرح کے آدمی کو آپ نے قائم علی شاہ کو ہٹا کے مراد علی شاہ, اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا آدمی کرپٹ ہو, سندھ کو تباہ اور برباد کر دے, تو ہم کہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے باہر کی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے, اس لیے جی چلے ان کو کرپشن کرنے کا موقع دے دیں. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے گولز کیا ہوں گے, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک سٹرونگر ریلیشن شپ چاہتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ رینجرز کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جائے, سینٹر سے نیگوشیٹ کیا جائے, یا وہ صرف فیس چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کے 5 سال کا جو رول تھا, مرکز میں صدر رہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں آج آپ کو ایک انکشاف کر دیتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب چاہتے تو پھر بہتری ہوتی پاکستان میں. پھر ڈاکٹر عاصم پیدا نہیں ہوتا, پھر ستار مورائی پیدا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد عزیر بلوچ پیدا نہیں ہوتا, شرجیل میمن پیدا نہیں ہوتا, عبید اللہ جتوئی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ سنسیئر ہوتے پاکستان کے ساتھ اور اگر وہ صحیح سیاست کرنا چاہتے, اس نے تو فوج کو کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو یہ مجھے غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم نے بتایا ایک قصہ, جو میں آپ سے آج پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں ٹی وی چینل پہ, کہ آصف علی زرداری میٹرک میں پڑھتے تھے, نیشنل بینک نواب شاہ میں ڈاکہ ڈالا,
सिपाही ने फायरिंग की, जो उनको गोली लगी, अभी तक वो लंगड़ा के चलते हैं, अभी तक वो FIR लाड़काना की पुलिस स्टेशन पे है। ये तो सर इल्जाम है ना, ये भी इल्जाम है एक्चुअली जतोई साहब। इल्जाम क्या है? ताकि भेज ले ना, भेजें किसी को अगर FIR न मिले। मुझे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब नवाब शाह के बाइज्जत और बेहतरीन आदमी है, इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उसके पीछे कभी गलत बात नहीं करूंगा। भेजें, वो आपका सदर था। आपके इल्जाम लगा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक FIR कटी थी जिसमें FIR बाय नेम थी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम था, आप ये कह रहे हैं? जी, डाका डाला था नेशनल बैंक में। नहीं, तो क्या FIR उनके नाम पे कटी थी? जाहिर है, जब वो डाका डालेगा तो उसी के नाम से कटेगी ना, फिर आपके वो अच्छा साहब, ये तो चेक करना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सुना ये, लेकिन ये तो ज़ाहिर है चेक करना पड़ेगा ना, ये तो आपने इल्जाम लगाया है, इसको तो चेक करना चाहिए। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं और मीडिया के लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उसके बाद नहीं, लेकिन गोल क्या है जतोई साहब, गोल क्या है? मैं चाह रहा हूं कि आपको एज एन एनालिस्ट में, देखिए आप सियासत से वाकिफ हैं, गोल क्या है? अब्दुल्ला शाह साहब के पास इलेक्शन के लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। और मेरे वालिद ने भुट्टो साहब, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लड़के अली अहमद राशिदी की टिकट वापस करवा के इनको टिकट दिलाई, आधा कराची भेज दिया। आखिर में मुर्तज़ा भुट्टो साहब को कत्ल करवाया, उसके बाद अमेरिका चले गए, और उसके बाद उन पे एंटी करप्शन के पता नहीं कितने केसेस हैं जो अभी तक मेरा ख्याल है एंटी करप्शन की कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं। मुर्तज़ा भुट्टो को उन्होंने मरवाया, बेनज़ीर साहबा को आसिफ जरदारी ने मैं मरवाया। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, देखिए ये सब इल्जामात जो हैं ये तो आसिफ अली जरदारी साहब पे सैकड़ों हज़ारों दफ़ा दोहराए गए हैं, लिखे भी गए हैं, साबित नहीं हो सके। मैं जिस चीज़ पे आना चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं, साबित नहीं हो सके? किसने कहा है कि साबित नहीं हो सके? इससे आगे निकल आते हैं ना, ये तो यहाँ जो आज की नहीं गलत, देखें पीरज़ादा साहब साबित हुए हैं। इनको जब इनकी जी हुकूमत थी, सदर था, तो इन्होंने मैनेज करके वो केसेस ख़त्म करवा लिए। आप पूछें गनवा भुट्टो से, आप जाहिद जतोई से पूछें, आशिक जतोई उनका भाई कत्ल हुआ, देखें ना, जिसका भाई कत्ल होता है, जिनके यहाँ कत्ल होते हैं, उनसे पूछें। ये तो मैनेज किया जब ये सदर साहब था, ये दोबारा खोलें केसेस, JIT करवाएं तो आपको पता। अच्छा, मेरा वो जो सवाल है जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली क्या अचीव करना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब यहां पर कायम अली शाह को हटा के और मुराद शाह को चीफ मिनिस्टर बना के, और क्या उसे अचीव कर पाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि कोई अचीवमेंट नहीं होगी। 2.5 अरब रुपए से 6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पैसे ट्रांसफर होंगे आसिफ जरदारी साहब को। और मैं आपको ये बताऊं, आपने खुद बताया मुझे अभी, 168 वोट्स में इसको 88 मिले, ये मेजॉरिटी है। ये किसकी मेजॉरिटी, कितने वोटों से जीते हैं, ये तो बता देना आप मुझे। नहीं, फिर किस तरह से कहते हैं जोश और खरोश से इनको आपने कामयाब किया है? जनाब आली, बात यह है कि अगर पढ़ा लिखा कोई यूनिवर्सिटी रिटर्न आदमी करप्शन में मुलविस हो, FIU को लगाए ना जी, नेब को लगाएं, रिकॉर्ड सील करें, अगर गलत है चले ये इल्जामात तो हो गए, ये इल्जामात तो हो गए, ये एनालिसिस तो कीजिए कि रेंजर्स के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका किस किस्म का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं? ये किसी के साथ न मिलते हैं न मुलाकात है, ये इज्जत वाले आदमी को इज्जत देना ही पसंद नहीं करते, हर आदमी से लड़ना जालते हैं। आज आपको एक और इंकशाफ कर दूं मैं कि जरदारी ने एक तो पैसे कमाने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन के लिए मुराद अली शाह को लाया है, ताकि अगर नांग मर जाए भी तो ठीक है, अगर लाठी टूट क्या जाए इन्हें तो पीरफ पगाड़ा की सपोर्ट हासिल रहेगी? कहते हैं 2002 में पीरफ पगाड़ा ने डिमांड किया था, क्या अब पीरफ पगाड़ा ग्रुप की इन्हें सपोर्ट हासिल रहेगी? आपने देखा उन्होंने वोट नहीं दिया आज ना, फंक्शनल ने, मेरे भाई मुईद पीरज़ादा साहब, उन्होंने वोट नहीं दिया, PMLN ने वोट नहीं दिया, MQM ने वोट नहीं दिया, तहरीक इंसाफ ने तो काहे की सपोर्ट रहेगी? देखें ना, सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, सिंध में कोई चीज़ नहीं बची, सब पेपर्स पे है, 95% करप्शन है। आप मुझे बताएं, ये जरदारी और फरियाल तालपुर साहबा को जवाब देगा और ये 8 साल की अपनी कारकर्दगी छुपा सकेगा? मुझे ये तो बताए कि वो 2 अरब रुपए क्यों दिए थे ओमनी ग्रुप को, जो जरदारी की शुगर मिल्स हैं,
اور 6 ارب روپیہ سبسڈی گروورز کی کس کے پاس گئی؟ وہ بھی زرداری کی اس اومنی شوگر مل کے. سو ایک نیگیٹو ویو ہے آپ کا. بالکل, بہت شکریہ جناب لیاقت جوتوئی صاحب, عوامی اتحاد کے چیئرمین سندھ کے سابقہ چیف منسٹر جو ہیں, ہم سے بات کر رہے تھے. مراد علی شاہ, بہرحال ایک تبدیلی ہے قائم علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد. ایک ینگر جنریشن ہے سندھی پولیٹیشین کی جو سامنے آئے ہیں, فائنانس منسٹر, ایگریکلچر منسٹر رہ چکے ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اور توقع ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں گے. ایک زیادہ فرم ڈیلنگ سمجھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور کے جو ایک الزام ہے کہ وہی مینج کرتے ہیں سندھ میں ساری صورتحال, اسے یہ کیسے ہینڈل کر پائیں گے, خود سے فیصلے کر پائیں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے جو آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر کراچی کی صورتحال پہ نظر دوڑاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر چلتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف, کراچی کی طرف, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سیاست کی طرف, جہاں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بحث ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد میئر جناب وسیم اختر صاحب, جنہیں گرفتار کیا گیا تھا 4 لوگوں کے ساتھ آج سے چند دن پہلے ڈاکٹر عاصم حسین کیس میں, جب ان کے ساتھ گرفتار ہوئے عبدالقادر پٹیل, جناب صدیقی صاحب اور انیس قائم خانی, وہاں وسیم اختر صاحب کے اوپر اب جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, کراچی پولیس ہے, ملیر کی پولیس ہے, وہاں کے ڈی پی او, ایس ایس پی جو ہیں, ان لوگوں نے ان کے خلاف جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی, اس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے 10 مزید کیسز ان کے خلاف کھل گئے ہیں, اور انہیں وہ جڑ چکے ہیں, جہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے مانا ہے کہ 12 مئی 2007 کے واقعات میں ان کا کیا رول تھا, کیسے انہوں نے ڈکٹیشن لی, احکامات پہ عمل کیا جو لندن سے الطاف حسین صاحب نے دیے, اور جو وائلنس ہے اس میں ٹارگٹ کلنگ کو باقاعدہ آرگنائز کیا گیا, اور اس کے بعد ان کیسز کو, اس انویسٹیگیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بارے میں ایک بہت بحث ہو رہی ہے کہ وسیم اختر صاحب کا شاید کوئی تعلق رہا ہو ان تمام چیزوں سے. وہ اس وقت سندھ کے ڈیفیکٹو ہوم منسٹر تھے, ایڈوائزر تھے چیف منسٹر سندھ کے, اور ان کا کچھ نہ کچھ رول رہا ہوگا, بیکاز یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وائلنس تھی 12 مئی 2007 کی, جب جنرل مشرف اسلام آباد میں امبیٹلڈ تھے اور ایک اپنی اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے تھے. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں پہ ایک کنسرن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسیم اختر کی طرح کا منجھا ہوا سیاستدان, کراچی کی ملیٹنٹ پالیٹکس کا آدمی, وہ پولیس کے سامنے جاتا ہے اور ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ, اتنی زبردست قسم کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے زحمت دی ہے ایس ایس پی ملیر جناب راؤ انوار صاحب جو میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم راؤ انوار صاحب. وعلیکم السلام سر, میں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے سامنے میں نے جو مدعا باندھا ہے, جو تمہید میں نے باندھی ہے, وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وسیم اختر کی طرح کا سمارٹ, منجھا ہوا, کلیور پولیٹیشین جو ہے وہ پولیس کے سامنے آتا ہے, نوئنگ فلی ویل کہ کتنی سیریس یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ ساری ریڈی میڈ قسم کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کو دے دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, جب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس میں اس کے علاوہ پھر منی لانڈرنگ کی بھی ہے. اب اس میں محمد انور جاتے ہیں, طارق میر جاتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ڈسکلوز کرتے ہیں کہ راز سے بھی تعلقات ہیں, اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے, پیسہ بھی آتا ہے, اس سے بھی لیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پولیس اب 5 سال تقریباً, میرے خیال میں 5 یا 6 سال ہو گئے اس مرڈر کو, اور ابھی تک ہو رہی ہے انویسٹیگیشن. اور وہ ان کے سامنے بھی جا کے جو ہے وہ وہاں کے, وہ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہاں تو پولیس مارتی بھی نہیں ہے, پولیس کا اتنا ڈر بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مارے گی. اس کے باوجود جو ہے وہاں بھی پولیس کو بتاتے ہیں. تو پولیس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, پولیس ایک انویسٹیگیشن کرتی ہے, ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہے, اس سے لفظ سے لفظ آگے نکلتی ہیں باتیں, اور پھر وہ پولیس اس چیز کو ان کو وہ خود بخود پھر. لیکن ایک عام سر, ایس ایس پی صاحب, انوار صاحب, آئی ہیو آلسو بین اے سول سرونٹ, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملاتی ہے, سوال سے سوال نکلتا ہے, سرکمسٹینشل ایویڈنس کا ایک پورا تانا بانا ان کے سامنے ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو بلاتے ہیں, انہیں پابند کر دیتے ہیں کہ آپ شہر سے باہر نہیں جا سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے, پھر بلاتے ہیں, پھر ایویڈنس ان کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن
लेकिन हमारे यहाँ तो कराची पुलिस या सिंध पुलिस या पंजाब पुलिस की कोई ऐसी रेपुटेशन है नहीं कि लोगों को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे फंसा लें और उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट ले सकें। इसलिए जहन में सवाल पैदा होता है कि इतनी भरपूर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो आपने प्रेजेंट कर दी है दुनिया के सामने, कोर्ट के सामने, ये कैसे मुमकिन हुई कि उन्होंने कहा कि हमने ये किया है, मुझे हदायत मिली हैं, इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस किया है, टारगेट किलिंग जो है उसके ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए गए, ये कैसे हो गया? देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब कोई आदमी आजाद होता है, बाहर होता है, तो उसकी का चेहरा भी कुछ और होता है, उसकी बातें भी कुछ और होती हैं। लेकिन जब वो अरेस्ट होता है और एक जगह कैद हो जाता है, एक कमरा, एक लॉकअप, जिसमें मुश्किल से पंखा भी नहीं होता है, वो भी कि कोई हैंग ना अपने आप को कर ले, फांसी खुदकशी ना कर ले, दूर पंखा रखा जाता है, बाहर गर्मी होती है, वो सफाई, हमारे जैसे मुल्क में लॉकअप हैं, आपको पता है हम बहुत ज्यादा सफाई भी रखते हैं, उसके बावजूद मच्छर भी आ जाता है। इसके अलावा उसका वो एसी वाला जो उसका सिलसिला होता है घर में और गाड़ी में, वो सब खत्म हो जाता है। खाना पीना उसका जो एक दूसरी किस्म के खाने होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और जब वो यहाँ आता है तो एक कैद हो जाती है उसको। ये कितने दिनों की कैद के और हिरासत के बाद वसीम अख्तर साहब ने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दी? देखिए, आके कुछ लोग तो जो हैं बड़े पक्के होते हैं, वो काफी देर बाद भी करते हैं, कुछ लोग जल्दी ही अपना वो छोड़ जाते हैं। और इन्होंने फौरी तौर पे ही जो है ये इनको घबराहट और एक किस्म का वो हो गया कि पुलिस कहीं हमारे मेरे को कोई टॉर्चर ना करे। तो पहला टॉर्चर तो उसको यही हो जाता है कि वो कैद हो गया, अरेस्ट हो गया, उसी से उसकी आधा 50% तो वो वैसे ही नफसियाती तौर पे खत्म हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद जब राव साहब, हमारे हाथ में एक स्टेटमेंट है उर्दू में लिखी हुई, जिसके टॉप पे लिखा हुआ है बराए वकला और मीडिया, जो गालिबन उनके वकला ने लिखी है, जिसके नीचे साइन हुए हैं 27 जुलाई 2016 के, जिसमें लिखा है नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर, सेंट्रल जेल कराची, शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिखा है। इसमें यह दावा किया गया है कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नई दी ही नहीं है। वो तो 164 मजिस्ट्रेट के सामने भी देते हैं तो मुकर जाते हैं। अब उन्होंने एक चीज कहने का मतलब ये कि उन्होंने हमें एक सारी चीज बता दी, सब चीज खुल गई, बिल्कुल हमारे सामने खुली किताब है। हमें अब इस चीज से नहीं है, हम अब अपनी एविडेंस, उसमें बहुत सारे और लोग हैं, उनको अरेस्ट करेंगे, उनके स्टेटमेंट आएंगे, सारी बातें होंगी। वेपन अभी हमने एक इनकी पॉइंटेशन पे असलम काला पकड़ा है, उसका वेपन रिकवर हुआ है, उसकी फॉरेंसिक करा रहे हैं। उसका अपना उसका भी ये स्टेटमेंट है कि जी बिल्कुल हमें ये हिदायत थी कि कोई रैली एयरपोर्ट तक ना जाए, जो जिस इलाके में है वो वहीं उसको वहां रोक दिया जाए, फायरिंग करें, कुछ करें। पुलिस को हिदायत थी, जो जैसा कि उन्होंने बताया कि आप है ना, जो पुलिस जो है वो बिल्कुल रोडों पे नहीं आएगी, कोई वेपन नहीं होगा पुलिस के पास, खुल के काम हुआ। आपने खुद देखा, आपकी वीडियोस हैं, वो वीडियो क्लिप्स भी अब हम ले रहे हैं हर जगह से, जो भी हमें मिल रहा है उसको उस एविडेंस में शामिल कर रहे हैं। इसी तरह की जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब ने कोई ऐसी मटेरियल एविडेंस या इंफॉर्मेशन फर्निश की है, दी है पुलिस को, जिसके नतीजे में पुलिस की जो अंडरस्टैंडिंग है 12 मई 2007 के वाकयात के बारे में वो बढ़ी है, या महज पुराने इल्जामात जो हैं उन्होंने मान लिए हैं? कोई नई एविडेंस उन्होंने दी है जिसको सब्सटेंटिएट किया जा सकता है? देखिए, पुरानी से मतलब ये है कि लड़कों के नाम तो पहले नहीं थे कि कौन लोग आए, कौन से सेक्टर के और किसको क्या हिदायत मिली। इसमें इनके 2 MPA भाग चुके हैं, जो कि एक गुलशन इकबाल का सेक्टर इंचार्ज था और एक लियारी का सेक्टर इंचार्ज था। जब वो अरेस्ट होंगे, दूसरी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कल को वो अरेस्ट होते हैं तो ये ले लें, कर लें, जहां से दिल चाहता है इनकी वो इन्वेस्टिगेट करा लें उनको। पाकिस्तान की पुलिस से खुश नहीं है, सऊदी अरब की पुलिस ले आए। अगर हम गलत हैं, हमारी गर्दन काट रहे हैं, ये गलत है तो सऊदी अरब की पुलिस का क्यों रेफरेंस आप दे रहे हैं? अमेरिका की क्यों नहीं है, बरतानिया की? यहाँ भरोसा नहीं कर रहे ना, भरोसा नहीं करते हैं, एतमाद नहीं करते हैं। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। खैर, सऊदी की पुलिस यहाँ ना आएगी, ना कोई उनका वास्ता है, ना कोई ऐसा कानून है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इनको किसी जगह से ये सेटिस्फाई नहीं होते। एक आखिरी सवाल मुझे बताएं कि आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ, सारा पाकिस्तान वाकिफ है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन की जाती है उसे पाकिस्तान की अदालतें नहीं मानती हैं। वो तो कहती हैं कि मैजिस्ट्रेट के सामने हो 164 का बयान। तो ये जो 161 का बयान है, इसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाती? उसको
एक 161 का जब बयान होता है, मुलजिम कोई चीज इंकशाफ करता है तो उस पर काम करके बहुत सारी एविडेंस इकट्ठी करके और पुलिस साबित करती है। हर एक में डेथ पेनल्टियां हुई हैं लोगों को, हर एक केस में 164 नहीं हुआ है। यही 161 का स्टेटमेंट दिया है उसने कि हाँ मैंने मारा है और इस छुरे से मारा था, फिर वो छुरा रिकवर होता है या पिस्टल रिकवर होती है, फिर उसका प्राजिक होता है, मैच होता है, तो ये सारी चीजें फिर कंफर्म हो जाती हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जी ये कैसे उसने बोल दिया और बता दिया, तो पुलिस को तो बताते हैं एक आदमी अरेस्ट हो गया। आपका क्लेम ये है, बिल्कुल लास्ट आपका फिर ये दावा है कि 161 के इस बयान से ऐसे ताने बाने बिल्डअप होते हैं, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है जिसकी बुनियाद पे पुलिस अपने केस को सब्सटेंटिएट कर सकती है, सब्सटेंशिएट कर सकती है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, फिर इसको स्ट्रॉन्ग करती है। एक आदमी अपना जुर्म बता देता है, उसके बाद फिर पुलिस का काम है कि उसको अच्छे तरीके से मजीद इन्वेस्टिगेट करे, उसमें और एविडेंस कलेक्ट करे, सारी चीजें करे। बहुत शुक्रिया जनाब राव अनवार साहब। एसएसपी मलिर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो बयान और पुलिस के पास है 164 का, वसीम अख्तर साहब का, नामजद मेयर कराची, वो बयान जो है उसमें बहुत सी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके नतीजे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और वो जो मजीद ज़िम्नियाँ हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन है, उसे पुलिस सब्सटेंशिएट कर सकती है, अदालत के सामने ऑथेंटिकेट कर सकती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल कि कैसे भारत अपनी मार्केट फोर्स को यूज़ कर रहा है दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कश्मीर के इशू के ऊपर, फेसबुक को, ट्विटर को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जब आज से चंद दिन पहले जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसने जब हमजा अली अब्बासी की वो पोस्ट जिसमें बुरहान वानी को शहीद उन्होंने कहा, कश्मीरी मुजाहिद को शहीद कहा, उसे उतारा फेसबुक ने, तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोगों को ये पता चला कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि फेसबुक का ग्लोबल प्लेटफॉर्म और उस तरह के और जितने ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैं, खा वो ट्विटर हो, खा वो इकोनॉमिस्ट हो, खा वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो हिंदुस्तान की हुकूमत, उसकी लॉबिंग पावर और उसकी मार्केट फोर्सेस के नीचे दबे हुए हैं और दब के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर से, उसे डिनाई कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाता हूँ। भारतीय हुकूमत की तरफ से कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी के बावजूद बुरहान वानी की हलाकत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरों का सिलसिला अब तक जारी है, जहां हलाकतों की तादाद अब 50 से तजावज़ कर गई है। हजारों मासूम और निहत्ते लोग सिक्योरिटी इदारों की पैलेट फायरिंग का निशाना बन चुके हैं और सैकड़ों अपनी बिनाई से महरूम हो चुके हैं। मगर दुनिया भर में जो लोग भी कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, फेसबुक उनकी पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने पर फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फेसबुक इंतजामिया से राब्ता करने का फैसला किया है। दरी असना मारूफ वकील और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर पैलेट फायरिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई, जिसमें मशहूर भारतीय सियासतदानों, खिलाड़ियों और अदाकारों को पैलेट फायरिंग से मुतासिर दिखाया गया और इनकी खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया गया। एक तरफ तो भारत इंसानी हकूक और इजहार राय की आज़ादी की बात करता है, मगर दूसरी जानिब भारतीय लॉबी फेसबुक पर कश्मीर से मुतालिक कोई राय बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी साल जियो स्पेशल के नाम से भारत ने एक सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत भारत का नक्शा गलत दिखाने पर मीडिया के इदारों को भारत में बैन किया जा सकेगा। माज़ी हाल में कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाने पर भारत ने अल जज़ीरा चैनल और इकनॉमिस्ट जरीदे को भी मुल्क में बैन किया था। फेसबुक एक मगरबी सोशल मीडिया कम्युनिटी है और भारत में इसके 195 मिलियन के करीब सार्फिन हैं। फेसबुक समेत बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों के भारत में बिजनेस हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि भारत अपनी मार्केट के साइज और ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। क्या मगरबी हुकूमतें, इदारे और मीडिया खामोश रहेंगे? आखिर इस मसले का हल है क्या? नाज़रीन, फेसबुक और हिंदुस्तान की मुनाफकत के हवाले से तो आपने एक रिपोर्ट देखी,
اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ جناب جبران ناصر صاحب، جنہوں نے لال مسجد کے ایشو میں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کی منافقت کو چیلنج کیا اور اب ایک بہت بڑا ایک چیلنج لیا ہے کہ فیس بک کی ہندوستان اور کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو منافقت ہے، جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ جبران ناصر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جبران ناصر صاحب، یہ جو آپ نے کیمپین لانچ کی ہے جس میں زخمی چہرے آپ دکھا رہے ہیں جن پہ پیلٹ مارکس ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکن جی اس کا مین مقصد جو تھا ایک ایمپتھی کریٹ کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں میں پتہ ہے کہ بالی ووڈ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے انڈیا میں، وہاں کے سٹارز کی تقریباً پرستش ہوتی ہے، اور اگر انڈیا پاکستان کے اندر بھی آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، نیوز سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بالی ووڈ سیلیبریٹی کی کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی شادی ہو جائے تو وہ ہمارے یہاں بھی ہیڈ لائنز بن جاتی ہے۔ ہم شاید جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، وہ فلسطینی ہوں، وہ کشمیری ہوں، عراقی ہوں، افغانی ہوں، ان کی شکلیں دیکھ کے، یا پاکستان کے اپنے بلوچی کیوں نہ ہوں، ان کی شکلیں دیکھ کے ہم اتنا متاثر نہیں ہوتے، مگر جو ہمارے یہ بڑے ایکٹرز ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں ان سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے چہروں کو اس لیے نشانہ بنایا، یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے مسخ کیے جائیں، مگر صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ ان کے ذریعے رک کے ایک سیکنڈ کو پاز کر کے اپنی ٹی وی، اپنی انٹرنیٹ کی اسکرین کے اوپر، کمپیوٹر اسکرین کے اوپر غور کر سکیں کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، اور اندازہ کریں کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں، جو کہ آپ کے بالی ووڈ ایکٹرز ایکٹریسز ہیں یا آپ کے لیڈرز ہیں سیاسی، ان کے ساتھ اگر ایسا ہو کہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے، تو اصل میں جن 4، 5، 6 سال کے بچیوں کے ساتھ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر ہم نے جو اصل کہانیاں تھیں، چونکہ نیوز پڑھنا انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا، لوگ نیوز ویب سائٹس پہ اتنا نہیں جاتے پرنٹ میڈیا کے پڑھنے کے لیے، ہم نے وہ ساری کہانیاں نکال کے جو آرٹیکلز میں شائع ہوئی تھیں پوری دنیا میں، ان کو ہم نے ان پوسٹرز میں لیٹرز کی فارم میں کنورٹ کیا، تاکہ ان پوسٹرز کے ذریعے ان اصل مظلوموں کی کہانیاں جو ان پہ گزری ہیں، وہ تمام لوگ جو جد و جہد کر رہے ہیں کشمیر میں، وہ تمام قوانین، ڈریکونین لاز، پرانی صدیوں کے لاز جو ابھی تک انڈیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسپیشل آرمڈ فورسز ایکٹ بنا کے، اس کے اندر کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر وہ کسی کو بھی گولی مار سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فیس بک کی منافقت کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ مارک زکربرگ خواب دکھاتے ہیں ڈیجیٹل انڈیا کا، نریندر مودی کو وہ لے کے بیٹھتے ہیں فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر اور بولتے ہیں جی پوری دنیا میں وائی فائی عام کروں گا، مگر شاید کشمیر ان کو دنیا میں کے میپ پہ، نقشے پہ نظر نہیں آتا، وہاں پہ اتنی حد سے زیادہ سینسرشپ ہے، اور صرف کشمیریوں کی نہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی جو کشمیر پہ کور کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹس کو بھی بلاک کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، اور یہ بہت ہی برا بہیویئر تھا۔ جو کیمپین آپ لوگوں نے لانچ کی ہے، آپ نے اور حمزہ علی عباسی نے جو کیمپین آپ لوگوں نے لانچ کی ہے، اس کا اب تک کوئی مثبت نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم ہوا ہے؟ کوئی فیس بک نے کچھ ریٹریک کیا کہ فیس بک پیچھے ہٹی ہو، یا ہندوستان میں اس کی کوئی جزبز ہوئی ہے؟ جی میں حمزہ کی کیمپین کے بارے میں تو نہیں جانتا، میں اس سے واقف نہیں ہوں، ان کے بھی کچھ سٹیٹسز وغیرہ بلاک ہوئے تھے، میرے علم میں یہ ہے، ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا تھا۔ ہمارا جو ہم نے کیمپین لانچ کی تھی اس کے بعد میرے خیال میں، چونکہ آلریڈی بہت بڑی نیوز بن چکی تھی کہ فیس بک اکاؤنٹ سسپینڈ کر رہا ہے، اور ہمارا جو یہ البم ہے یہ اتنا وائرل چلا گیا، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے، الجزیرہ نے اور باقیوں نے اتنا کور کیا، تو اس کے بعد شاید فیس بک کے لیے اس کو سینسر کرنا ایز اٹ از بلیٹنٹلی مشکل تھا، تو انہوں نے سروے لگا دیا ہماری البم کے نیچے، کافی لوگوں نے ہمیں اسکرین شاٹس بھیجے کہ فیس بک ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس چیز کو اپنی ٹائم لائن پہ دیکھنا چاہتے ہیں نیوز فیڈ پہ، یا اس کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو آف کورس جو کشمیر کو اس کے خلاف ہیں وہ لوگ اس کے نیگیٹو سروے میں جواب دیں گے، تو شاید فیس بک کا جواز مل جائے گا اس کو ہٹانے کا، نکالنے کا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ایک بڑا اہم سوال یہیں پہ کھڑا ہو گیا جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے فیس بک نے اس کو ایک سروے پہ ڈالا، اور سروے ظاہر ہے نیومیریکل ہوگا، عددی ہوگا۔ یہاں جو ہم ایک بہت بڑا ایشو دیکھتے ہیں جو عصر حاضر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی سے، عصر حاضر سے جو ماڈرن چیلنجز ہیں اس سے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں اس کو سمجھتا، بیکاز آپ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ کے اوپر۔ 195 ملین یعنی 195 ملین، تقریباً 200 ملین کے قریب ہندوستانی جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہیں۔ فیس بک کے اوپر امریکی جو ہیں وہ 190 یا 91 ملین ہیں، 191 ملین امریکن ہیں، وہ اب سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی جو آبادی فیس بک پہ ہے وہ ان کی ہے، اور ظاہر ہے مارک زکربرگ کی بڑی خواہش ہے کہ ہندوستان میں اپنے بزنس کو پھیلائے۔ تو یہ ہندوستان کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے کہ اگر فیس بک ان کی مرضی، ان کی منشا کے خلاف کچھ کرے گا تو وہ ظاہر ہے فیس بک کو سزا دے سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اکانومسٹ کی ہے، یہی صورتحال نیو یارک ٹائمز کی ہے۔ اس کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، مطلب کریٹیولی کیا اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے مین مقصد وہی تھا کہ بھارت کے اندر بھی جو رائٹس ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے ہماری موومنٹ کو بہت پذیرائی دی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارا ایم تھا کشمیر کی وادی سے بہت پذیرائی آئی،
मगर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया अब हमारी कैंपेन को कवर कर रहा है, उससे कम दुनिया की आंखों और आम इंसान जो दुनिया में बसते हैं, जिनको इनक्रेडिबल इंडिया का ख्वाब दिखाया जाता है सेक्युलर डेमोक्रेसी का, कि जी सबको हकूक बराबर से मिलते हैं, वो कम से कम पर्दा चाक हो रहा है। तो उनके खिलाफ जो है एक तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ को लेके जो है इंडिया के लिए कोई मुश्किल तो पैदा हो, ताकि वो जवाब तो दें खुल के जो उन्होंने ये मुजालिम बर्पा किए हुए हैं कश्मीर के अंदर। मगर जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है, जहाँ आबादी की बात आती है, वहाँ ऑफ कोर्स इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि उनकी मार्केट बड़ी है, उनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स है और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। पाकिस्तान के फिगर्स मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी अगर होंगे तो 15 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगे इस चीज़ के अंदर। मगर साथ साथ हम ये भी एक बात करें कि हम इंडिया की तो आबादी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये भी पॉइंट रखना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हमारी OIC बहुत बड़ी बॉडी है दुनिया में मुस्लिम ममालिक की, वो फ़ौरन से कूद पड़ी है एर्दोगान के प्रेशर में आके टर्की को लेके गुलन स्कूल्स को, गुलन की ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। मगर वो गिलानी साहब हों कश्मीर के या हमारे वज़ीर आज़म साहब हों, वो 20 दिन से मिन्नतें कर रहे हैं OIC की कि कोई नोटिस ले ले कश्मीर के ऊपर, कोई बयान दे दे, कोई करारदाद पास कर दे। OIC जो है वो खामोश बैठा हुआ है। तो ये मुस्लिम यूनिटी के जो शैलो नारे हैं, ये भी दुनिया के अंदर अगर हेल्प नहीं करेंगे। अगर एक भारत 195 मिलियन लोग लेके बैठा हुआ है, तो जो OIC है इसकी तो पूरी मिला के पॉपुलेशन ज़्यादा ही मेरे ख्याल में बनेगी। और उसके साथ साथ एक और पैगाम भी हमने इस कैंपेन के जरिए दिया है कि बगैर किसी जहादी आउटफिट को सपोर्ट किए या बगैर इस तरह के बयान दिए जिस तरह हाफिज सईद साहब आके दे देते हैं, एक पीसफुल क्रिएटिव तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से दुनिया में हमने इस वक्त ये कश्मीर का पैगाम आम किया है कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं पूरी दुनिया से, लोगों को इल्म हासिल हो रहा है कि कश्मीर में क्या मसाइल हो रहे हैं। इस चीज़ पे अगर पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक तरीके से फोकस दे तो मेरे ख्याल में कश्मीर कॉज भी ख़राब नहीं होगा और UN की सतह पर बाकी सतहों के ऊपर मॉरल हाई ग्राउंड भी होगा कश्मीरियों के पास भी और बाकी सारे लोगों के पास जो कश्मीर कॉज के हक़ में कि वो फाइट लड़ सकें। अच्छा, अब देखिए ना जिब्रान, आपने जो कुछ कहा है उसी से बहुत ज़्यादा इसकी पेचीदगी जो हमारे सामने आती है। एक तो हम देख रहे हैं कि जो आलम इस्लाम तो क्या कहेंगे, जो दुनिया मुसलमानों की जो दुनिया है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो बटी हुई है, वो डिवाइडेड है, उसमें कोई यूनिटी नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है। एर्दोगान ने चूँकि सऊदी अरब के थ्रू उनका बाजू मरोड़ा तो वो फतहुल्लाह गुलन के पीछे पड़ गए, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर और इवन फ़लस्तीन के इशू पे OIC एक आवाज़ से अब बात नहीं कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान को जहाँ एक मार्केट फोर्स और मार्केट कंट्रोल हासिल है, वो ट्विटर पर भी है, वो फेसबुक के ऊपर भी है, वो इकोनॉमिस्ट पे भी है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी है, वॉशिंगटन पोस्ट पे भी है। सिर्फ बेचारा अल जज़ीरा जो है वो हमें एक थोड़ी सी डिफाइंस करते हुए नजर आ रहा है। तो हिंदुस्तान अपना नैरेटिव बेच लेता है। ये जो चैलेंज है, इसके जवाब में पाकिस्तान के लोगों को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की ज़ाहिर है ना मार्केट फोर्स उतनी बड़ी है, ना अददी एतबार से पाकिस्तान इतना बड़ा है। ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान तो ज़ाहिर है वो सर्वे करवाएंगे तो उसमें तो ज़ाहिर है इंडियंस कहेंगे कि नहीं ये टेररिज्म है। वो एमनेस्टी हो, वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो या वो कोई और हो, इनको रैली करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, अमेरिका में कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर। और ये ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा एक टूल है इस वक्त, चूँकि आपको ही पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत के भी जब ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुए हैं तो बाहर से प्रेशर डाला जा चुका है, जिसको अक्सर राइट विंग एनालिस्ट प्रेफर नहीं करते। मगर जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ये भी ह्यूमन राइट्स इशू ही है, सबसे पहले इंसानी बुनियादियों पर एक इशू है। इसमें पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रैली किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर, बहुत ही सीर हासिल गुफ्तगू जिब्रान नासिर के साथ। आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी फेसबुक की मुनाफकत और कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से। यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पुराने करने के तरीके हैं, जो उस वक्त की लॉबिंग के तरीके हैं, वो अब काम नहीं देंगे। जहाँ हिंदुस्तान को एक मार्केट फोर्स है, बड़ी ताकत है, वहाँ फेसबुक और ट्विटर को डराने के लिए हिंदुस्तान के पास मार्केट स्ट्रेंगल होल्ड भी है और अददी सुपीरियॉरिटी भी है, नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग अब आवाज़ उठाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से अपनी बका के लिए, कश्मीर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए, उन्हें दुनिया के अंदर से देखना पड़ेगा कि दुनिया को साथ लेकर कैसे चलना है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।